Well, sorry for the disturbance. Yeah, we were talking about ये बंद का कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ रिकैप. सो होता क्या है कि बंद का कॉन्सेप्ट है जो इवेंचुअली आपको दुख की तरफ लेके जाता है, एंड अगर उस बंद को आपको फ्री करना है तो आपको इवेंचुअली क्या करना होगा, आपको उस दुख, आपको संसार से आपको अपने आप को आज़ाद करना होगा. एंड हाउ विल यू डू दिस? लाइक अपने सोल को उस बंध से कैसे आज़ाद करोगे, तो उसको सेल्फ मोटिफिकेशन जो मैंने ऊपर बताया. और इस सेल्फ मोटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपका निर्जना से जुड़ता है. इसे निर्जना कहते हैं, ठीक है. तो ये वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जब निर्जना यानी सेल्फ मोटिफिकेशन करा जाता है, जिसके बारे में मैंने ऊपर बात करी थी, इससे क्या होगा, जो आपका सोल है, ठीक है, आपका जो यहाँ पे सोल है वो फ्री हो जाएगा. एंड इवेंचुअली आप कैवल्य, दैट इज यू विल बिकम अ कैवलिन सोल, आपको कैवल्य मिल जाएगा. एंड व्हेन यू परफॉर्म संथार या सलेखना, आप महाकैवल्य अटेन कर लोगे. एंड एज अ रिजल्ट यू विल एबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द साइकिल ऑफ rebirth. तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिलीव. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट हैव थ्री एस्पेक्ट, ठीक है. इसका मतलब क्या है? जैनिज्म में माना जाता है कि हर एक वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसमें तीन चीज़ें तो पक्का होंगी ही होगी. वो क्या है? वो है आपका सब्सटेंस, वो है आपका क्वालिटी, और वो है आपका मूड. सब्सटेंस, क्वालिटी एंड मूड बहुत प्रीमियर टर्म्स हैं, ठीक है. सब्सटेंस यानी कि बेसिक टर्म्स बताऊँ कि कुछ ना कुछ भी कोई सामान होता है या कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करे उसके कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे, राइट. तो वो सब्सटेंस में आता है. यानी कि इफ़ आई एम अ लिविंग पर्सन तो मेरे कुछ ना कुछ फीचर्स हैं. इफ़ समथिंग एग्जिस्ट अदर देन मी ऑब्वियसली, तो उसके खुद के अपने फीचर्स होंगे. क्वालिटी, एज यू हैव बेटर अंडरस्टूड, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, कुछ चीज़ें न्यूट्रल होंगी. क्वालिटी. मोड, एक मीडियम, ठीक है. तो ये बेसिक माना जाता है कि हर एक वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है उसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है सब्सटेंस, एक होता है क्वालिटी, और एक होता है मोड. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं अनेकांतवाद या श्यायवाद. अब अनेकांतवाद और श्यायवाद को बहुत ध्यान से समझना. एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही बट आई वुड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अनेकांतवाद का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में जब आप देखते हो तो यू विल फाइंड कि आप किसी भी एक चीज़ को 100% करेक्ट नहीं बोल सकते. अगर मैं, आपने बहुत ही पॉपुलर वो एक पिक्चर देखी होगी 6 और 9 वाली, ठीक है, कि मैं अगर यहाँ से देखूँगा तो शायद वो मेरे लिए 6 है, बट मैं यहाँ से देखूँगा तो शायद वो मेरे लिए 9 है. एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. तो अनेकांतवाद का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ का एक एब्सोल्यूट सेंस में आप ये नहीं बोल सकते कि वही है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स में. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल, करेक्ट. आपके प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, आपका नॉलेज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपका फेथ, कुछ भी हो सकता है. तो अनेकांतवाद उस चीज़ में जाता है. शायवाद क्या होता है? शायद, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है. एग्जाम्पल, शायद आज बारिश होगी, शायद कल धूप अच्छी निकलेगी. तो ये शायद का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो शायवाद में आता है. क्लियर. फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. लेट मी गिव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा है. व्हेन वी टॉक अबाउट जैनिज्म, तो जैनिज्म में कुछ चीज़ें होती है जिन्हें करना बिल्कुल मना होता है, ठीक है. मैं शुरू से मेंशन करना भूल गया, बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. महावीर ये कहते थे कि किसी भी जैना को क्या नहीं करना चाहिए, आपके क्राइम को कमिट नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल क्राइम हो या मेंटल क्राइम हो, ठीक. वो उन्हें किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को बेसिकली अपने वर्ड्स, अपने एक्शन से हार्म नहीं करना चाहिए. इसे मैं कनेक्ट करूँगा टुडेज डिफेमेशन के कॉन्सेप्ट में, सेडिशन के कॉन्सेप्ट में, जहाँ पे स्लैंडर एंड लीबल आता है. आपकी स्पीच, आपकी राइटिंग्स, आप किसी भी एक्शंस, अपने जेस्चर्स, अपने पोस्टर्स, किसी भी थ्रू एक्सेट्रा, आप किसी के पर्सनल इंटरेस्ट को, उनकी आइडेंटिटी को, उनके कैरेक्टर को आप टारगेट नहीं कर सकते हो, उन्हें हार्म नहीं कर सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ आती है. फिर आपका आता है
a person should not eat an animal. Why? Because when you eat an animal, उससे पहले उसे हार्म किया गया होगा, उसे परेशानी दी गई होगी, उसे टॉर्चर किया गया होगा, एंड दैट इज समथिंग इट इज प्रोहिबिटेड इन जैनिज्म. ठीक है, अहिंसा. फिर आता है यू शुड नॉट ओवर थिंक. ठीक है, बिकॉज वेन यू थिंक मोर यू विल पुट योर सेल्फ इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इंडल्ज करते रहोगे, एंड यू विल नॉट बी सिचुएशन टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दैट आइडिया ऑफ बंध. क्लियर? You should not stop others from their work. That means when somebody is doing their work, जब कोई इंसान कोई अपना काम कर रहा है, उससे वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. एंड फाइनली अ जैन monk should face penance. ठीक है, अपने करियर में उसे कई सारे पेनेंस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. अब ये पेनेंस में क्या क्या आता है? ऑब्वियसली वी नो कि उन्हें न्यूडिटी को फॉलो करना होगा, अपने वस्त्रों को त्यागना होगा, उन्हें आई वुड से फ्रीली घूमना पड़ेगा बिना किसी चप्पल्स के. ठीक है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो एक्सट्रीम गर्मी हो, चाहे वो बारिश हो, कोई भी सिचुएशन हो, दे हैव टू रिमेन नेकेड. एंड दैट वाज अनदर रीज़न. हम ये देखते कि जैनिज़्म वॉज वेरी टफ, एंड एज अ रिजल्ट जब जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के हमें आई वोंट से कॉम्पिटिशन, बट हाँ, जब एक बेसिकली एक सोसाइटल बेसिस पे जब दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है, वैसे जब हम मौर्यन पीरियड में घुसते हैं, जब ब्राह्मणिज्म एंड जैनिज़्म की सुप्रीमेसी कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की सुप्रीमेसी ब्राह्मणिज्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना शुरू करती है, उसके से बुद्धिज़्म ज़्यादा पॉपुलर होता है. दैट वाज द रीज़न बीइंग जैनिज़्म बहुत स्ट्रिक्ट थी. ठीक है, दैट इज़ द केस. फिर हमारे पास क्या आता है कि सर आपके यहाँ पे क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि जब हम हेयर की बात करते हैं, यू विल फाइंड, जब मेजॉरिटी अब जितनी फोटोज देखती है, विल फाइंड कि जैन मॉन्क्स के बाल नहीं हुआ करते थे. द रीज़न बीइंग ये माना जाता है कि आपको इन मटलिस्टिक चीज़ों से दूर रहना है. तो व्हाट दे डिड इज़ वो बाल को प्लग करते थे अपने हाथों से. ठीक है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर पिनेंस. ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन. ठीक है, क्रिएशन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा आता है कि किसी ने भी इस वर्ल्ड को नहीं बनाया. इट इज़ अनक्रिएटेड. ये पहले से था. नो वन इज़ अ क्रिएटर. कोई क्रिएटर नहीं. जैसे ब्राह्मणिज्म में, आई वुड से हिंदुइज्म माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, वन वॉज द क्रिएटर, वन इज़ द प्रोटेक्टर, वन इज़ द डिस्ट्रॉयर. ऐसा कॉन्सेप्ट आई वुड से जैनिज्म में नहीं था. ठीक है, इसका कोई शुरुआत, इसका कोई अंत नहीं. और दो ब्राह्मणिज्म में टू एन एक्सटेंट माना जाता है, जैनिज्म में नहीं माना जाता है. इट इज़ परमानेंट. इट इज़ परमानेंट. वो था, है, आगे भी रहेगा. इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल. कोई इसे ख़त्म नहीं कर सकता. सो इट्स अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विद ब्राह्मणिज्म. आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट दिस ब्राह्मणिज्म इन सब्सिक्वेंट टॉपिक्स. ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू समथिंग अबाउट यापन्य. अब यापन्य कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एंड प्रिलिमिनरी टर्म्स में भी ये बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. बेसिकली यापन्य एक कर्नाटक में सेक्ट थी. ठीक है, जैनिज्म से एक सब कैटेगरी की तरह निकली थी. नाउ ये जो सेक्ट थी वो 5th to 14th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुई. ठीक है, 5th to 14th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुई, बट आज के दिन वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है. ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर अबाउट जैनिज्म डिवीजन के बारे में. सो यहाँ पे जैनिज्म के डिवीजन में यू विल फाइंड कि एक कहानी है. कहानी कुछ ऐसी है कि जैनिज्म का एक बहुत ही मेजर आई वुड से सेंटर जो ऑफ इन्फ्लुएंस था वो था मगध का रीजन. एंड यू विल फाइंड कि एक बार वहाँ पे एक पैंडमिक या प्लेग का एक्सपेंशन आई वुड से बहुत ज़्यादा होने लगी, बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगी. ठीक है, बेसिकली फेमाइन होने लग गई थी. तो हुआ क्या था, फेमाइन होने की वजह से कुछ जो जैन सेक्ट थे उनमें से कुछ जो लोग थे उनको हेड करे थे भद्रबाहु. वो कर्नाटक की तरफ चले गए, श्रवणबेलगोला, जो एक और इम्पोर्टेंट सेंटर था मैसूर के पास में. और कुछ सेक्टर्स थे जिनको हेड करे थे जिनको हेड करे थे स्थूलभद्रा.
ठीक है, वो वहीं पे रह गए। तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, स्थूलभद्रा एंड भद्रबाहु। ठीक है, होता क्या है, भद्रबाहु कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद जब वो वापस आते हैं मगध, तो यहाँ पे वो देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। क्या हुआ, स्थूलभद्र थे और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने ऊपर वाइट कपड़ा पहना हुआ था। एंड उनके बीच में फिर बहस होती है, लड़ाई होती है। वो कहते हैं भद्रबाहु स्थूलभद्र को कि आपने गलत किया, आपने जो महावीर के द्वारा दिए गए निर्देश थे उनका उल्लंघन किया। कैसे किया, आपने कपड़े पहने हैं, आपने अपना मटलिस्टिक लाइफ में जोड़ा है। अब भद्रबाहु ने कहा कि आप ये बात ना करें। जब यहाँ पे वैसी सिचुएशन आई, जब आपको और वैसी सिचुएशन आई जब आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए थी, अब यहाँ से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपने आप को ऐसे अडेप्ट करना था, तो हमने कपड़े को पहना। ठीक है, फिर इनके बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई नॉट इन दैट सेंस फाइटिंग, बट हाँ क्वेरल होती है। ठीक है, तो इवेंचुअली डिसाइड करा जाता है कि इतने लंबे समय तक ओरल ट्रेडिशन में सारी बातों को लेकर आया गया है, तो उसको थोड़ा कंपाइल करा जाए। एंड फिर उनको पूर्वास के तौर पे जो थे 14 इन नंबर थे, उनको कंपाइल करने की बात की गई। और 310 BC के आसपास में फर्स्ट जैन काउंसिल होती है आपकी पाटलिपुत्र में, सेकेंड जैन काउंसिल होती है वल्लभी में। ठीक है, तो पहली जो काउंसिल होती है उसमें इवेंचुअली जाके 12 अंगास जो थे उनको कंपाइल किया गया। दोज वेर इन अर्ध मगधी एंड उससे जो पूर्वज जो खो गए थे उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस करा गया। उसके बाद इनके जो वापस से क्वारल होता है कि कौन सा सेक्ट जो होगा, बिकॉज ऑफ फाइनल डिवीजन होने वाला था सेक्ट में, अभी तक हुआ नहीं था, अभी तक क्वारल हो रहा था, बट अब डिवीजन होने वाला था। कैसे हुआ, भद्रबाहु जो थे वो इतना करने के बाद वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। एंड यहाँ से एक डिवीजन होता है, वो जो कपड़े वाइट कपड़ों को पहन रहे थे एंड दे वर कॉल्ड एज द श्वेतांबर, और वो जिनका कपड़ा ही आसमां था, ठीक है, उनको कहा गया दिगंबर। और ये जो चीज़ें थी ये देखा गया किस तरह से एक फाइनल डिवीजन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपके बहुत बार भद्रबाहु वापस मगध आते थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मगध को बिल्कुल छोड़ दिया था, कई बार वापस मगध आते थे एंड यहाँ पे आके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चंद्रगुप्त मौर्य, एंड चंद्रगुप्त मौर्य को इन्फ्लुएंस किया गया था एंड इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू जैनिज्म एंड उन्हें संथाल भी किया था। इस तरीके से जैनिज्म साउथ में भी एक्सपैंड हुआ था। दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वेल दोज वर नॉट आई वुड से अ टॉपिक जिसके बारे में मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये फैक्चुअल कंटेंट है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। यू जस्ट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड इसे याद करें। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक बार बस रीड आउट कर देता हूँ। जैन सेक्ट थे दिगंबर एंड श्वेतांबर। श्वेतांबर 3 फर्दर डिविजन उनमें होता है, बिकॉज एक चीज़ याद रखना, जब एक बार डिवीजन होता है तो उस पर भी कई सारे, ऐसा नहीं कि वो रिजिड रह जाएगा, उसमें भी फर्दर डिवीजन जाएंगे जैसे जैसे आपका आइडियोलॉजीज में चेंज आना शुरू होंगे। तो श्वेतांबर में चेंज आता है, उसमें आता है स्थान कवसी, तेरा पंथ एंड मूर्ति पूजा का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, अगेन मूर्ति पूजा का, तेरा पंथ एंड स्थान कवसी। दिगंबर में कौन कौन होते हैं, मूला संघ, तेरा पंथ, बिस्पंथ, तरन पंथ, तोता पंथ एंड गुमन पंथ। अब क्वेश्चन आएगा कि तेरा पंथ भी यहाँ पे, तेरा पंथ यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आपका दिगंबर में तेरा पंथ है तो श्वेतांबर में जो तेरा पंथ है बिल्कुल सेम है। दोनों नाम से सेम है पर उनके अगेन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मूल संघ, तेरा पंथ, बिस्पंथ, तुरन पंथ, टोटा पंथ एंड गुमन पंथ ये दिगंबर के फर्दर सब कैटेगराइजेशन में आपके क्वेश्चन सेट्स आते हैं। जैन कैनोनिकल लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिगंबर सेट जो थे उनके एक इम्पॉर्टेंट कैनोनिकल लिटरेचर आती है, सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका लिटरेचर है, लिखे गए ऑब्वियसली राइटिंग्स हैं। श्वेतांबर में बात करें तो श्वेतांबर के अगम है। ठीक है, फिर अगम में फिर अंग 12, उपंग 12, परिकर्ण 10, छेद सूत्र 6, इनको लिखा गया था कल्प बेसिकली भद्रबाहु के द्वारा। फिर मूल सूत्र, उसमें छेद सूत्र में कल्प सूत्र जो कि भद्रबाहु ने लिखा था, मूल सूत्र 4 और नदी सूत्र। क्या क्या है, अंग है, उपंग है, परिकर्ण है, छेद सूत्र है, माल सूत्र है, मूल सूत्र है और नदी सूत्र है। So this is the end of Jainism, like topic. I'm not talking about the entire Jainism, but Jainism in general.
जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड इवन योर मास्टर्स और आई वुड से बैचलर्स, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, था और रहेगा। ठीक है, व्हाट आई वॉन्ट गिवन यू, आई वुड से इज मोर देन एनफ, बट या आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू मोर देन 70 to 80% कंटेंट। आपके पास जो मैं बुक लिस्ट है उसे रीड करें। इसके बियॉन्ड कोई बुक लिस्ट आपको मुझे लगती होगी तो मैं उससे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट चैप्टर मुझे जो शुरुआत करनी है वो है वैदिक लिटरेचर। रीज़न बिंग कि मैं वैदिक लिटरेचर जब तक नहीं समझाऊंगा तब तक आपको कुछ पॉइंटर्स जो है जैनिज़्म के एंड इवेंचुअली बुद्धिज़्म के लिए समझना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरी लिए जिम्मेदारी बनती है मैं आपको पहले वैदिक लिटरेचर समझाऊंगा, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपदिक, मगधन, मौर्यन एंड इवेंचुअली बुद्धिज़्म पे हम फिर घुसेंगे। ठीक है, देन विल स्टार्ट बुद्धिज़्म। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आपको डिटेल लिटरेचर के बारे में या फिर तीर्थंकरों के बारे में या बाकी कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आई विल ट्राई कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट इन दैट केस आपको मुझे इन्फॉर्म करना होगा एंड हाउ डू दैट, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन की हेल्प लेके। ठीक है, एंड अगेन जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड या पढ़ते रहिए। जय हिंद।